किस तरह वो पूरा इकोसिस्टम काम करता था? क्राइम पेट्रोल तो इंडिया की सबसे पुरानी क्राइम शो है, एक लैंडमार्क शो है वो। तो दैट आई प्रोड्यूस्ड एंड आई रोट, बट सावधान इंडिया आई क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड, रोट, डायरेक्टेड। इतना क्राइम फैल चुका है चारों तरफ, और एक ज़माने में जो क्राइम होता था या क्रिमिनल हुआ करता था, एक शक्ल था उसका। आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में पता नहीं है। साइबर क्राइम मेरे साथ हो चुका है। आई गो टू द पुलिस, तो बोलते सर आपने सावधान इंडिया क्रिएट किया है, आप बोलते रहते सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप क्राइम पेट्रोल जो है प्रोड्यूस करते हैं, आपके साथ कैसे हो सकता है? आई सेड आई डोंट नो, हो गया है। ये शोज़ लगातार बिंज वॉच पे एक ऐसा इंप्रेशन आपके दिमाग में छोड़ देते हैं कि आप हर किसी से प्रथम दृष्टया पहली बार मिलने पर उसे एक नेगेटिव उससे ही देखने लगते हैं चश्मे से। मनोदशा जो है वो हम शक के नज़र से हम नहीं बोल रहे, वी आर जस्ट सेइंग कि बी केयरफुल। अंग्रेजी की एक कविता है, आज इसको सुनिए, इससे शुरुआत करेंगे। कविता कहती है, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड अ स्पाइडर टू अ फ्लाई, टिज द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई, आई एम श्योर you must be weary with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. आप समझ गए हैं, ये एक मकड़ी और एक मक्खी के बीच का संवाद है। मकड़ी, उसने अपना जाला बुना है, मक्खी से कह रही है कि कितना लोक लुभावना, कितना लुभावना जाला है, यहाँ का बिछौना कितना सुंदर है। हे मक्खी, क्या तुम मेरे जाले में आना पसंद करोगी? आप जानते हैं कि अगर मक्खी मकड़ी का ये जो प्रलोभन है, उसका जो दिया हुआ लालच है, वो स्वीकार कर ले तो आगे उसका क्या हश्र होने वाला है। बहुत मुश्किल होगा कि मक्खी एक बार अगर इस जाले में फंस गई तो वापस निकल पाए। ये कविता जो मैंने पढ़ी अभी, ये लिखी है मैरी हॉविट ने 1829 में, पुरानी कविता है। इस कविता का हमने शुरू में जिक्र करा क्योंकि ऐसे तमाम प्रलोभन, ऐसे तमाम जाले हमारे भी इर्द गिर्द हैं इस समाज में। अगर इसको बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो ये बड़े अपराधों को जन्म देते हैं। इनसे बचने का तरीका हमारे पुरखे बता गए हैं। अगर व्यंग के जो कुलगुरु थे उनको मैं कोट करूं तो जब छल का धृतराष्ट्र आलिंगन करे तो पुतला ही आगे करना चाहिए। लेकिन ये हम सीखेंगे कैसे? ये हम सीखेंगे अनुभवों से, अपने अनुभव और उनके अनुभव जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है। इसके इर्द गिर्द जो भी बातें हैं उनको उन्होंने अपने अनुभव में समेटा है। ऐसे ही एक व्यक्ति आज लल्लन टॉप पर हमारे साथ हैं। अनिर्बान भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत लल्लन टॉप पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर्स देख के ही मैं एक्साइट हो गया हूँ। ये ट्रेडमार्क लल्लन टॉप वाले जो कलर्स है वो देख के ही मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। आपका लल्लन टॉप पे स्वागत है। आपका परिचय मैं करा देता हूँ। अनिर्बान जी लंबे समय से अलग अलग तरह के लेखन से जुड़े हुए हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने। ऐसी एक किताब अभी हमारे हाथ में भी है जिससे मैं भी आपका परिचय कराऊंगा। इन्होंने टीवी के लिए भी लिखा है, अलग अलग सीरियल्स में। 2 सीरियल जो काफ़ी लोकप्रिय भी रहे, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, उसके लिए इन्होंने लिखा है। उसके स्क्रिप्ट राइटिंग से और उसके प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। इसके अलावा इन्होंने कुछ समय पत्रकारिता में और अलग अलग विधाओं में भी बिताया है, एक्टिंग भी की है। आज हमने इनको अपने यहाँ पर लल्लन टॉप में बुलाया है इस किताब पर बात करने के लिए। स्वाइप राइट टू किल, द जयपुर टिंडर मर्डर केस। ये किताब पेंगुइन ने छापी है। इसकी कीमत 299 रुपये है। आज ही हमारे हाथ में, हमने बीते दिनों इसे पढ़ा और इस पर तमाम चर्चाएं हम अनिर्बान जी से करेंगे। सबसे पहले आप हमारा इस मर्डर केस से, जिस पर ये किताब पूरी बेस्ड है, जयपुर टिंडर मर्डर केस, इससे संक्षेप में परिचय करा दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ मैं बंगाली हूँ तो, और मेरा हिंदी आप जैसा इतना उम्दा नहीं है, और तो मेरा वो पुलिंग स्त्रीलिंग का प्रॉब्लम है। हम लल्लन टॉप पे ये पूरी स्वतंत्रता लेते हैं। तनिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, आप फील फ्री, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, 2018 में ये केस हुआ था और काफ़ी शॉकिंग था ये केस। शुरू होता है एक डेड बॉडी से। जयपुर आमेर हाईवे पे एक सूटकेस मिलता है पर्पल कलर के, ट्रॉली बैग जो है, ट्रॉली बैग खुला जाता है रात के 8 बजे, और उसके अंदर मिलता है एक लाश। और लाश जो है 28 साल 29 साल का एक लड़का का है। मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया गया हुआ है
नेक पे, फेस पे चाकू का निशान है। और पुलिस के पास सिर्फ वो क्लू होता है कि एक सूटकेस, एक डेड बॉडी और उसी दिन एक फ़ोन कॉल जो रैंसम के लिए, फिरौती के लिए किया जाता है। पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है एक दुष्यंत शर्मा करके लड़के का है, और जो रैंसम कॉल आता है उनके पिताजी को, तो एक औरत ने करती है। वो, उसका नाम है, बाद में पता चलता है नाम है प्रिया सेठ। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। और पुलिस कैसे 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व करते हैं, ये है वो कहानी। लेकिन सिर्फ ये क्राइम के ऊपर नहीं है कि ये केस जो है, इसका जो शुरुआत है, जो जेनेसिस है, दैट इज़ फार मोर इंटरेस्टिंग। प्रिया सेठ जो है, जो मास्टरमाइंड है, वो कैसे बनी मास्टरमाइंड, तो उनका पूरा जर्नी है। किताब में प्राइमरीली 4 कैरेक्टर्स हैं। एक है प्रिया सेठ जो मास्टरमाइंड है। प्रिया सेठ के बॉयफ्रेंड है दीक्षांत कामरा। दीक्षांत का एक दोस्त है लक्ष्य वालिया, और जो विक्टिम है वो है दुष्यंत। तो दिस स्टोरी गोज इनटू द हेड्स ऑफ द 4 कैरेक्टर्स। उनके पूरे पास्ट से चालू होता है स्टोरी, और कैसे इन चारों का लाइफ जो है क्लैश होता है। और डेस्टिनी, मैं बहुत विश्वास करता हूँ डेस्टिनी के ऊपर, फेट के ऊपर। जैसे मेरे पिताजी कहा करते हैं कि भैया तुम जितना भी प्लान कर लो, ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, जो होना है वो तो होगा ही। तो इन चारों का जो है मिलना शायद फेट में था, और दैट्स हाउ द केस अनफोल्ड्स। बिल्कुल। एक और इसमें जो एक अहम पात्र हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुर भूपेंद्र सिंह, जो उस समय SHO थे झोटवाड़ा थाने में। और ये जो केस है, इसकी कुछ तह इन सर ने खोली, कुछ मैं खोल देता हूँ कि ये बेसिकली एक प्रिया सेठ नाम की कैरेक्टर, जिसे अभी परिचय कराया गया, उन पर बेस्ड है। और इस पर बेस्ड है कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड में हम बहुत ही वल्नरेबल हो चुके हैं। हमारे आसपास तमाम चीज़ें हैं, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र करा, तमाम ऐसे प्रलोभन हैं जिसमें लोग फंसते हैं। प्रिया सेठ नाम की एक कैरेक्टर हैं जो आदतन अपराधी हैं इस चीज़ की कि कैसे टिंडर पे वो बदल के अपनी पहचान, एक प्रोफाइल बनाती हैं, और उसके माध्यम से कई लोगों को प्रिया सेठ ने फंसाया और ब्लैकमेल किया, उनसे पैसा वसूला। इस मामले में कई बार पकड़ी भी गई जाती है विक्टिम, लेकिन तमाम लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के अलग अलग युक्तियाँ भिड़ाकर वो बाहर आती है। लेकिन आखिरकार 2018 में एक ऐसे व्यक्ति को वो टिंडर पर मिलती हैं जिसका खुद का भी प्रोफाइल फेक था। इधर प्रिया सेठ का फेक प्रोफाइल था, उधर जिससे वो बात कर रही उनका भी फेक प्रोफाइल था। और फेक प्रोफाइल में लड़के ने खुद को एक बहुत लैविश लाइफस्टाइल वाला और एक बहुत ही दिल्ली का एक रिच बिजनेसमैन बताया था, जबकि असलियत ऐसी नहीं थी। ही वॉज अ मिडिल क्लास पर्सन फ्रॉम जयपुर। इसके बाद दोनों मिलते हैं। प्रिया की प्लानिंग होती है कि हम इनको मिलने बुलाएंगे और उसके बाद इनसे रैंसम मांगेंगे किडनैप करके। लेकिन जब पता चलता है कि वो तो इस माली हालत में ही नहीं है कि कोई फिरौती दे पाए, तो वहाँ से घटनाक्रम बदलते हैं। फिर फैमिली को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन आखिरकार प्रिया और उनके जो दोस्त हैं दीक्षांत और लक्ष्य, वो मिलकर उस लड़के का, दुष्यंत का मर्डर कर देते हैं और आगे चलकर पकड़े जाते हैं। करेक्ट। हम लोग जब सोशल मीडिया पे, अब सही कह रहे हैं, हम कितने वल्नरेबल हो चुके हैं। अब हम एयरपोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो अंदर से एक वो होता है कि फीलिंग एक्साइटेड ट्रैवलिंग टू दिल्ली। बताना क्यों ज़रूरी, क्यों है। इमीडिएटली जिसको देखना है वो देख लिया कि आप दिल्ली जा रहे हो। जिसके दिमाग में है क्राइम और जो आपको फॉलो कर रहा है, वो कर सकता है कुछ भी। हम लोग अपने फैमिलीज़ के फ़ोटोज़, ज़्यादातर बच्चे के फ़ोटोज़ हम शेयर करते, इनोसेंटली शेयर करते हैं कि हाँ चलो बर्थडे मनाया, ये किया, छुट्टी पे गए। वी डोंट नो वो फ़ोटोज़ कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किताब में जैसा जिक्र भी है कि 2018 का जो केस था जयपुर का, दुष्यंत वाला केस, उससे पहले भी प्रिया सेठ कई बार अलग अलग केसेस में पकड़ी गई। दिल्ली तक भी इन लोग के तार जुड़े, दिल्ली में भी पकड़ाई हुई। इसके बाद भी कैसे अलग अलग केसेस में एक आरोपी
बाहर निकलकर बार बार कानून के पंजे से आ जाता है। वो कौन से लूप होल्स थे जिनका फ़ायदा उठाकर बार बार प्रिया सेठ बचती रही? प्रिया सेठ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। मैं तो मानता हूँ कि वो शायद इंडिया के सबसे शातिर कॉन वुमन है। 1,000 मर्दों को उन्होंने चीटिंग की। शी herself has confessed on वीडियो। जब एक जर्नलिस्ट थे दीपिका नारायण भारद्वाज जी, उन्होंने पहली बार जयपुर पहुंच के एक इंटरव्यू ली थी, उस वक्त वीडियो इंटरव्यू। तब वो वीडियो इंटरव्यू के ज़रिए हमें पता चला, पूरा दुनिया को पता चला कि प्रिया सेठ नाम की जो औरत है वो क्या है, बिकॉज वी डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन दैट वीडियो प्रिया खुद बोलती है कि 1,000 से भी ज़्यादा मर्दों को मैंने कौन किया है। करती थी ये कि एस्कॉर्ट वेबसाइट्स में, डेटिंग वेबसाइट्स पे, फ्रेंडशिप वेबसाइट्स पे आपका खुद का नंबर छोड़ती थी, और मल्टीपल नंबर्स हैं उनके पास। अब जामतारा हम देख ही चुके हैं, तो अभी आजकल सिम कार्ड खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वो केजी के हिसाब से मिल जाता है सिम कार्ड। तो मल्टीपल नंबर्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़, और उनका जो मोडस ऑपरेंडी था कि मैरिड मैन को पकड़ना या थोड़ा सा ओल्डर, नॉट यंग, क्योंकि यंग में क्या होगा कि पैसे नहीं होंगे उनके पास देने के लिए, शायद कंप्लेन कर दें, तो थोड़ा सा मिडिल एज्ड लोग के साथ वो टारगेट करती थी, क्योंकि पता है कि शायद मैरिड है और चीटिंग भी हो गया तो वो पुलिस के पास नहीं जा पाए। लोक-लाज के भय से वो बाद में पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। करेक्ट। तो दिस वाज हर मोडस ऑपरेंडी। तो 1,000 मेन शी हैज़ कॉन्ड, एंड बिफोर दैट ऑल्सो उसने क्या किया कि एक बार ATM तोड़ने की कोशिश की। एक इलेक्ट्रिशियन आया जिसमें पकड़ी भी गई बात। करेक्ट, पकड़ी भी गई। इलेक्ट्रिशियन को के साथ प्यार का नाटक करके बेचारा इलेक्ट्रिशियन खुश कि एक लेडी जो है मुझसे प्यार करती है, और दोनों मिलके प्लान किया ATM तोड़ने के लिए, चोरी करने के लिए। वो पकड़े गए। और एक बॉयफ्रेंड था जो गुरजर सिंह था उनका नाम, दिल्ली में। शी ब्लैकमेल्ड हिम कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक फॉल्स DV केस लगा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस के केस, 10 लाख दो, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बहन के शक्ल के ऊपर मैं तेज़ाब फेंकूंगी। तो इस टाइप के वो शी लिव्ड ऑन ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन एंड कॉनिंग, दैट वाज हर करियर। और ताजुब की बात है कि वो ऐसा थी नहीं। फलना में, राजस्थान के छोटे से शहर जो है, गांव जो है, सिटी फलना, जहाँ से वो बिलोंग करती है, शी वॉज अ मेरिट स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट थी वो, ऑलराउंडर स्टूडेंट थी। पिताजी जो है प्रोफेसर है, लेकिन अंदर जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है आइकैरस करके, जिसको सूरज तक जाना था। ही वॉन्टेड टू टच द सन, तो उन्होंने मोम के विंग्स बनाए, वैक्स के विंग्स बना के उड़ के जा रहा था वो, लेकिन वो पिघल गया। तो प्रिया सेठ के साथ भी वही हुआ, सपना बहुत बड़ा था। शी वॉन्टेड टू रीच फॉर समथिंग जो वॉज बियॉन्ड हर ग्रास्प। एक चीज़ मुझे ये बताइए, जब मैं इस किताब से गुजर रहा था कि जिस मर्डर केस पे किताब बेस्ड है, जब ऐसा लगा प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य ने मिलकर एक युवक को किडनैप किया, दुष्यंत को, उसके बाद फिरौती मांगी गई। पता चलता है कि जो भी जानकारी डेटिंग वेबसाइट के ज़रिए, डेटिंग ऐप के ज़रिए दुष्यंत के बारे में मिली थी वो गलत थी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच ख़ानदान से आते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, और इतना पैसा भी उनके पास नहीं था कि वो 10-20 लाख रुपए फिरौती दे पाएँ। उसके बाद फैमिली को ब्लैकमेल किया जाता है, और फैमिली ज़ाहिरन हर संभव प्रयास करती है, कहती है कि भाई आप हमारे बच्चे को कुछ मत करिए, हम एनी हाउ पैसा अरेंज करके आपको देंगे। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वाकई में जो दुष्यंत है जिसका किडनैप हुआ है, उसके पिता
बैंक पहुंचे होते हैं, बैंक में उन्हें तमाम जो भी बैंक के प्रोसीजर होते हैं उनका फॉलो करने में जितना समय लगता है वो लग रहा होता है, लेकिन ये होता है कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं मैं पैसा पहुंचा रहा हूँ, आप कुछ करिएगा नहीं। तो और जैसा आपने एक किताब में बड़े रोचक एक ग्राफ बना के भी समझाया है, अगर दर्शक किताब पढ़ेंगे जब तो उन्हें वो ग्राफ मिलेगा कि यहाँ से कौन कौन से पॉसिबल सिनेरियो हो सकते थे। पैसा मिलना तय था, 3 लाख रुपए 1 घंटे में आ रहे थे। अब जो वहाँ पे 3 क्रिमिनल माइंडसेट के लोग बैठे हैं वो क्या क्या कर सकते थे। तो जब उनको ये एक उम्मीद थी कि 1 घंटे में हमें 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं और बाकी पैसा बाद में भी, तो क्यों मर्डर किया गया? क्योंकि मर्डर तो बहुत एकदम एक एक्सट्रीम स्टेप है। वहाँ अगर किडनैप करते रहते, ज़्यादा समय भी अपने पास रखते बंधक बनाकर, तो भी शायद उनको पैसा मिल सकता था। फिर उस समय ऐसा क्या घटित हुआ, बाद में जांच में खुलासे हुए होंगे तमाम, कि उन्होंने मर्डर कर दिया। उस वक्त क्या हुआ कि एक जो टर्निंग पॉइंट था वो है कि दुष्यंत जो है वो लोकल लड़का था। प्रिया का जो मोडस ऑपरेंडी थी वो वॉज टू टारगेट आउटसाइडर्स, ज़्यादातर जयपुर से बाहर। और दुष्यंत को किया क्योंकि उनका जो फेक प्रोफाइल था उसमें उसने कहा था कि मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, करेक्ट। तो दिल्ली सोच के प्रिया ने टारगेट बनाया, और जब पता चला कि लोकल लड़का है तो वो लोग डर गए, एक कि ये बाहर जाएगा तो कंप्लेन करेगा हमारे अगेंस्ट। फिर भी दुष्यंत ने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट कंप्लेन। एक मुकाम पे तो वो खुद कह रहा था कि मैं ही दोस्तों को फ़ोन करके मैं ही पैसा अरेंज करता हूँ। वो भी ट्राई किया दुष्यंत ने। और उस मुकाम पे क्या हुआ कि ये जो ट्विस्ट आया कि लोकल लड़का है, शायद वो कंप्लेन कर देगा। प्रिया सेठ जो है, अगर आप कैरेक्टर के साथ जुड़ जाएं तो पता चलेगा वो काफ़ी एंटाइटल्ड लड़की थी, इन द सेंस कि जो वो चाहती थी शी ऑलवेज यूज टू गेट इट। जिद जो कहता है, अंग्रेजी में स्पॉइल्ड ब्रैट कहते हैं। तो बचपन से वो वाला ट्रेट था। अब इनको क्या लगा, ये भी रहता है अपराधी एक अपराध करने के बाद इतना कुछ दांव पे लगा चुका होता है कि फिर वहां से खाली हाथ जाना उसको और विकृत बनाता है। और उसका ईगो, बिल्कुल, कि मेरी बिल्ली मुझसे मैं आऊं, कि मेरा ही कौन जो है, मेरा जो एक मास्टर प्लान मैंने बनाया कॉनिंग का, मैं खुद कौन हो गई, ये तो संभव नहीं है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि ये स्टेप लिया गया कि एज रिवेंज, एंगर, ईगो, एंड दैट इज व्हाई दे गॉट रिड ऑफ हिम। एंड ये शायद प्रिया सेठ ने ऑलरेडी तय कर चुकी थी अपने मन में, क्योंकि रैंसम आने से पहले ही वो कत्ल कर देती है। दे डोंट इवन वेट फॉर द मनी टू कम। और जो फिर एक ट्विस्ट आता है जब पापा उनके फ़ोन करते हैं, बोलते भाई KYC नहीं हुआ, आधार कार्ड चाहिए, तो बेटे से निकी से बात करवा दो। निकी तो वहाँ पे ऑलरेडी डेड है। So it was already in her plan that she will get rid of him. आप जो पूरी मनोदशा होती है एक क्रिमिनल की, कि कितना वो उस काम में आगे निकल चुके होते हैं कि फिर हर एक बढ़ता कदम उन्हें और फंसा रहा होता है। इस पर आपने बात की। जब ये पूरा केस, इस पूरे केस का खुलासा हुआ, जब तीनों लोग पकड़े गए 2018 में ही, इसके बाद जो नाम अभी आपने लिया, दीपिका नारायण भारद्वाज, उन्होंने विस्तार से बात भी की। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि क्राइम कमिट करने के बाद मनोदशा में कोई बदलाव आया, या कभी आगे चल के कोई पछतावा हुआ हो कि हीट ऑफ द मोमेंट था, या 3 में से कोई एक कैरेक्टर रहा हो जिसे लगा हो कि इन 2 की वजह से मैं फंस गया? हाँ, लक्ष्य बेचारा क्या हुआ, अभी ही वॉज द यंगेस्ट। उसका वो था दोस्त दीक्षांत का, और वो देखा, मतलब इसके माध्यम से मैं एक क्रिमिनल की क्राइम करते समय
और क्राइम करने के बाद जो मनोदशा रहती है, जो दिमागी स्थिति रहती है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो प्रिया क्राइम करने के बाद भी कोई इमोशन नहीं थी उसकी। अंग्रेजी में शब्द रिमोर्स, उसका पता नहीं हिंदी क्या अर्थ होगा, कि एक रिग्रेट होना कि अरे यार मैंने क्यों कर दी। कुछ नहीं था। अगर वो दीपिका जी के जब वीडियो जब कोई भी जब देखते हैं लोग, आप यूट्यूब में मिल जाएगा, शी स्माइलिंग एंड लाफिंग। और दीपिका जी से जब मैं बात की तो उन्होंने कहा कि व्हेन शी एंटर्ड फॉर द इंटरव्यू, जब गए, शी वॉज चैटिंग विद द पुलिस कि ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कि मैंने कत्ल किया, पता ही नहीं चल रहा है कि ये खूनी है। तो कोई रिमोर्स कुछ नहीं था उनके दिमाग में। दीक्षांत के जो सिर के ऊपर कर्जा था, 25 लाख का कर्जा था, और प्रिया ने उसने कही थी कि भैया ये जो फिरौती मिलेगा वहाँ से पार्ट पेमेंट हम कर देंगे तुम्हारे कर्जा की, थोड़ा सा कम हो जाए। और ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, रिलेशनशिप में थे, शादी की भी बात चल रही थी एक टाइम पे। लक्ष्य जो है, क्योंकि दीक्षांत का दोस्त था, वो फंस गया, क्योंकि इनका घर जो है चलता था प्रिया के पैसे से, क्योंकि वो ठगाती थी लोगों को, पैसे मिलते थे। एवरी क्राइम वॉज 20,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़। एक रेफरेंस किताब में है कि जिस दिन ये अपराध हुआ उस दिन भी खून करने के बाद एक व्यक्ति को कॉल किया। हाँ, खून करने के बाद शी वेंट आउट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। एक तो एक नॉर्मल डे है। तो पूरा घर जो चलता था प्रिया के कमाई से चलता था। और लक्ष्य भी बह गए कि भैया इतना अच्छा लाइफ है, डिज़ाइनर क्लोथ्स मिल रहा है, शराब मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, भैया एंजॉय करो लाइफ। और वो निकल नहीं पाए। उनका भी एक लालच था कि इफ़ आई गो बैक। अच्छा, एक बात तो है कि प्रिया जब दीक्षांत से मिला, जब रिलेशनशिप चालू किया, दोस्ती चालू की, तब बताया थी कि उसने कि मैं ट्रैवल एजेंट पे काम करती हूँ। ठीक है, तब तो चलो ठीक है, दीक्षांत बोला चलो ठीक है। लेकिन जब पता चला असलियत, फिर भी दीक्षांत कंटिन्यूड टू लिव विथ हर। तो उसका भी एक लालच था। उसको पता था अगर मैं ये रिलेशनशिप से हट जाऊं तो ये गुड लाइफ जो है, ये सही जो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, वो मिस हो जाएगा। और लक्ष्य रिग्रेट्स इट। इवन दीक्षांत टू अ पॉइंट नाउ रिग्रेट्स इट। लेकिन उस समय प्रिया को कोई पछतावा नहीं था जो ना, अभी पछतावा एकदम ही नहीं, पछतावा तो था ही नहीं। इस किताब में एक और अहम कैरेक्टर जो मैंने शुरू में ऐड भी किया था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, गुरु भूपेंद्र सिंह। उनके कैरेक्टर में एक बहुत सारे भाव हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक भाव ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, अलग अलग केसेस को हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग अपराध को देख रहे हैं, साथ में वो एक पिता भी हैं। और उन्हें लगातार इस बात की चिंता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा या मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तो उसे कैसा समाज मिलेगा। बाहर निकलेगी, पढ़ेगी, बाहर जाएगा, तमाम लोगों से मिलेगा, समाज कैसा मिलेगा। और वही जो जिस पॉइंट को हमने शुरू किया था कि डिजिटली वो कितना वल्नरेबल होगा। अपने आसपास वो तमाम ऐसी चीज़ों से घिरा है जो ना चाहते हुए भी उनमें ट्रैप हो सकता है। इस कैरेक्टर को थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, और वो क्या विरोधाभास है इस एंगल से भी बताइए कि तमाम लोग जो हमारी बातचीत सुन रहे हैं वो समझ सकें कि क्या चैलेंज है डिजिटल वर्ल्ड में खासकर, और उससे ओवरकम करने के क्या हम एक बेसिक क्या जागरूकता रख सकते हैं। गुरु भूपेंद्र सिंह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। राजस्थान पुलिस में वो एक लौता सरदार जी है। हाँ, तो वो पूरी राजस्थान पुलिस पूरे, तो वो सेलिब्रिटी टाइप है। कहीं पे भी जाते हैं तो बच्चे जो है वो फोटो वोटो खींचते हैं उनके साथ, और बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उनको इस केस के बारे में, तो उन्होंने कहा यही जो आपने, कि समाज कैसा होगा जब मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो कैसे समाज में ये लोग रहेंगे। इतना क्राइम फैल चुका है चारों तरफ, और
एक ज़माने में जो क्राइम होता था या क्रिमिनल हुआ करता था, एक शक्ल था उसका, कि पॉकेटमार हो या डकैत हो या चोर हो या खूनी हो, देयर वाज अ फिजिकल फॉर्म कि हम पकड़ सके। आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में पता नहीं है कौन कहाँ कैसे कर रहा है। जैसे मेरे साथ हुआ है, साइबर क्राइम मेरे साथ हो चुका है। मेरे भाई का व्हाट्सएप हैक हो गया कोविड के दौरान। एक मैसेज आया, वो बाहर रहते हैं, मैसेज आया कि मेरे एक दोस्त है हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ पैसे चाहिए, कैन यू अरेंज इट। तो मैं सोचा कि मेरे भाई का फ़ोन है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र। पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि फ़ोन पे भी बात हो जाए, और डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन अ मीटिंग रिप्लाई आ रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है शायद मीटिंग में होगा। पता चलता है बाद में, एक दिन बाद, कि वो मुझे कहा कि भैया तो हैक हो चुका है। आई गो टू द पुलिस। ठीक है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि भैया ये हो गया केस मेरे साथ। तो वो पुलिस हंसने लगता है। मेरे मोहल्ले के पुलिस है, पुलिस स्टेशन, वो जान पहचान है। तो वो हंसने लगता है मुझे देख के। तो बोलता है सर आपने सावधान इंडिया क्रिएट किया है, आप बोलते रहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप क्राइम पेट्रोल जो है प्रोड्यूस करते हैं, आपके साथ कैसे हो सकता है? आपको तो पूरा नॉलेज है इसके ऊपर, साइबर क्राइम के बारे में आप इतना सीख देते हैं पब्लिक को, आपको तो पता है। आई सेड आई डोंट नो, हो गया है। इफ इट कैन हैपन टू समवन लाइक मी, जिसको सब कुछ पता है, किसी के साथ भी हो सकता है। 100% सुरक्षित तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, साइबर कोई क्राइम में। नहीं है। तो बेसिक क्या, डोंट ओवर शेयर इंफॉर्मेशन। आजकल के बच्चे बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस है उनका, बहुत ही ज़्यादा। डांस रील करते हैं और सब बच्चों क्या सभी का है। सभी हम लोग हैं, तो अभी हम लोग की भी कई बार आपकी प्रोफेशनल नीड्स रहती है कि आपको Correct. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेक्ट एक्टिव रहना है। करेक्ट। तो हम कुछ ज़्यादा ओवर शेयर कर लेते हैं। जैसे अब क्योंकि मेरा दिमाग भी थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप है, तो अगर आप कहीं से आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि आई एम हैविंग फन ओवर हियर, आई एम गोइंग ऑन द रोड, ये वो करते हैं, आई विल पॉज द वीडियो, आई विल जूम इन टू सी एड्रेस कहाँ है। सिंपल चीज़ है। मैं देख लूँगा कि अच्छा साउथ एक्स में है, साउथ एक्स में क्या कर रहा था, किस दुकान के सामने है, कपड़े क्या पहना है, हाथ में कौन सा बैग है। लिटिल एवरी थिंग दैट यू पोस्ट गिव्स हंड्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमें वो लगता है कि अरे ये वीडियो ही तो है, वीडियो ही तो है। डांस वीडियो कर रहे हैं, पीछे क्या सामान रखा हुआ है, वी डोंट नो, कोई देख रहा है। ओवर शेयर नहीं करना, ओवर शेयर नहीं करना है, सूक्ति एकदम ओवर शेयर करना नहीं है। इसीलिए किताब के अंत में भी मैंने पूरा हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन आपके साथ कोई चीटिंग होता है, क्या करना चाहिए। बहुत बच्चे जो हैं, और बहुत बच्चे भी नहीं, चलो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। तो व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग ऑनलाइन डेटिंग। और जब वो ऑनलाइन डेटिंग फिजिकल मीट में जब वो चेंज होता है, तो आपको क्या क्या नहीं, ये आपने किताब के आखिरी में जो एक यूटिलिटी गाइड टाइप की दी है, बहुत अच्छी है। इसमें नेशनल कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर 1930, नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 आप जानते ही हैं, नेशनल विमेन हेल्पलाइन नंबर 181, टोल फ्री पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 आप सब जानते ही हैं। और इस तरह के और जो वेबसाइट्स हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो तो आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, किस नंबर पे, किस वेबसाइट पे, ऐसी एक गाइड 3-4 पेज की इस किताब के आखिरी में। और रेड फ्लैग्स भी है, बिहेवियरल पैटर्न्स क्या देखना चाहिए अगर आप डेट पे गए हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं किसी के साथ, व्हाट टू लुक फॉर, रेड फ्लैग्स। तो वो सब भी है, क्योंकि मैं भी बाप हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि कैसा समाज
मैं अब ये मेरा बच्चे को छोड़ के मैं जा हाँ, रहा हूँ। और बड़ा एक किताब में वो अच्छा रेफरेंस भी है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिंह जब पहुंचते हैं दुष्यंत के घर पर और उनके माता पिता को देखते हैं बिल्कुल बदहवास ऑब्वियसली, तो बड़ा उन्हें एक तरफ वो उस केस को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें अपने घर की भी चिंता है कि आज एक माता पिता अपने बच्चे के लिए इस तरह से परेशान है और मैं भी एक बच्चा एक फैमिली घर पे छोड़ कर आया हूँ, जो बच्चा बड़ा होगा फिर वो इसी सोसाइटी में बाहर निकल कर डील करेगा। और इसी से दुष्यंत के जुड़ा साथ और दुष्यंत का जो ट्रेजेडी था, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं प्लीज दुष्यंत के फैमिली का जो ट्रेजेडी था, वो 3 भाई थे। जो फर्स्ट बॉर्न था वो डाइड एट चाइल्ड बर्थ, सेकेंड जो था बाइक एक्सीडेंट में मारा गया, और ये था लौता बेटा, आखिरी बेटा जो था उसका भी कत्ल हो गया। तो बाप के लिए 3 बेटों का जो मौत है देखना, इट इज शैटरिंग। देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम। एक बाप को वो कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट इमोशन है जब बाप को कंधा देना होता है, और ये 3 बार दे चुका था। सो दैट वाज ट्रैजिक। इसको एक पूरे अपराध को एक और चश्मे से हम देखते हैं, वो है क्राइम अगेंस्ट मैन, जिस पर ये किताब बात भी करती है। क्या आपने लंबे समय अलग अलग मीडियम्स के लिए अपराध से जुड़े स्क्रिप्ट या अपराध से जुड़ी किताबें लिखी हैं, उस पर आपने तमाम रिसर्च भी ऑब्वियसली की होगी, ऐसे और कोई भी केस आपके जहन में है? एक केस तो हमने इस किताब में पढ़ा, क्राइम अगेंस्ट मैन का, जिसमें जैसा आपने ही बताया कि करीब 1000 लोगों को एक लड़की कॉन करती है अलग अलग माध्यम से। और क्या और कोई भी केस आपके जहन में है ऐसे? ये तो एक अभी क्राइम अगेंस्ट मैन अब जो कह रहे हैं, ये 1000 लोगों के साथ जो चीटिंग कर चुकी थी, दैट इज आई वुड से अ माइनर क्राइम अगेंस्ट मैन। देयर हैव बीन बिगर केसेस। डाउरी का जो एक लॉ है, इट इज सो लॉपसाइडेड टुवर्ड्स द वुमेन दैट देयर हैव बीन मेनी वुमेन। बहुत ऐसे औरतें हैं जो वही मिसयूज किया है, एंड दे हैव फंस आउट देयर हस्बैंड्स एंड इन लॉज, फॉल्स केस ठोक के कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दीपिका जी शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं इसके ऊपर, अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट मेन। तो बहुत सारे केसेस हैं। मेरा खुद एक दोस्त था, ही वेंट थ्रू द सेम थिंग। हिज पार्टनर जो हैं वो उनके फ्लैट को ज़बरदस्ती क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर चुकी थी, और इवन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप शी डिड नॉट वांट टू वेकेट, एंड एवरी टाइम शी वुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड पुट सम कंप्लेंट, डोमेस्टिक वायलेंस है। और बेचारा मक्खी तक नहीं मारता था, वो ऐसा साधु इंसान था, वो मक्खी तक भी नहीं मारता था, और उसके ऊपर फॉल्स केस कर करके बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। उसके बाद भी वो फ्लैट नहीं छोड़ी। सो दीज आर द काइंड ऑफ देयर आर वुमेन हु आर आउट देयर हु आर डेंजरस। जैसे मेरे पहला किताब है डेडली डजन, सीरियल किलर्स के ऊपर, इंडिया के सीरियल किलर्स के ऊपर है। और कौन कौन सी किताबें आपने लिखी? मेरा पहला किताब था डेडली डजन, इंडियाज़ मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स, 12 सीरियल किलर्स के ऊपर था। और उनमें जो विमेन सीरियल किलर्स है वो तो खतरनाक है, मेन सीरियल किलर्स से भी ज़्यादा कठोर और क्रूर, बहुत वो दे आर मोर डेंजरस दैन द मैन। तो वो एक किताब है। फिर मैंने मतलब तुलना से परे भी हर अपराध अपने आप में क्रूर है, वो तो है ही। लेकिन जैसे पुणे में एक केस हुआ था, अंजना बाई, सीमा गावित और रेणुका शिंदे, एक माँ जो है पॉकेट मार थी और चोरी करती थी, अपने 2 बेटी को ट्रेनिंग दी उन्होंने कि कैसे चोरी करना होता है और बिजी जगह पे जाओ तो कैसे होता है। आइडिया आया उनको कि जब पकड़े जाएं, एक बार वो पकड़े गए, वन ऑफ द डॉटर्स वो पकड़े गए,
और इत्तेफाक से उनके गोदी में उन खुद का ही बच्चा था। और जब जब पब्लिक ने पकड़ा उनको तो उन्होंने बोला कि मैं माँ हूँ, मैं चोर कैसे हो सकती हूँ। तो पब्लिक बोला हाँ 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 छोड़ दो छोड़ दो। वहाँ से आइडिया आया उनको। और वो क्या करते थे कि वो बच्चे उठाते थे। पहले सपोज हम गए कहीं पे, 3 साल का लड़का है, लड़की है, जो भी बच्चे हैं, उनको बताए तुम रुको, मैं अभी वाटर बॉटल फिल कर रहा हूँ, हाँ भर रहा हूँ मैं। आई टर्न माई बैक, गायब। मंदिर, मेला, ये सब जगह से वो पहले बच्चे उठाते थे, ठीक है। और वो लेके जाते थे चोरी करने मंदिर में, क्राउडेड जगह पे। जब पकड़े जाते थे, जब क्राउड उनके ऊपर अटैक करते थे, वो बच्चे को फेंक देते थे और चिल्लाते देखो देखो मेरे बच्चे को तुमने क्या कर दिया, धक्का मारा, ओ माय गॉड मेरे बच्चा मर गया। ऐसे 16 बच्चे को मारा है उन्होंने, डैशिंग देम टू द ग्राउंड। टूट गया है, कोई रिमोर्स नहीं। एक बच्चा बाय मिस्टेक उन्होंने बच्चा ने वो थिंक ही मस्ट हैव बीन 3 साल 3.5 साल का, किडनैप किया हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो नेबर थे, अंजना बाई के नेबर थे, उनको जाके बच्चा ने बोला अरे ये तो मेरा आंटी नहीं है, मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, मेरा पापा के पास बड़ा गाड़ी है। तो नेबर आके जो वो है पूछता है अंजना बाई का, अरे तूने तो बोला था इसका ये मामा का लड़का है, गांव से आया है, तू लेके आया है। तो पता चल गया कि ये बच्चा बोलता है तो रिस्क है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रस्सी ली, बच्चे का टांग जो है उसे बांधा और पेंडुलम की तरह उस बच्चे को स्विंग किया। हर बार दीवार पे टकरा के वो बच्चा मर गया। दैट इज द क्रूअल्टी। फिर बच्चे का बॉडी निकाला, एक बैग में डाला, वो लोग उस बैग के सामने बैठ के डिनर की, खाना खाया, फिर वो बैग जाके एक सिनेमा हॉल के अंदर छोड़ के निकल गए। दैट इज द काइंड ऑफ क्रूअल्टी दैट अ वुमन सीरियल किलर हैज डन। इतनी कहानियाँ आप लोगों के पास ऑब्वियसली आती रही होंगी जब आप क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया के लिए लेखन या उसके प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़े थे। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जब, चूँकि ये आपकी एक बड़ी पहचान है कि आप इन 2 सीरियल से जुड़े रहे, किस तरह वो पूरा इकोसिस्टम काम करता था आप लोग के पास? ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ अपने देश में ही देखें तो तमाम अपराध की घटनाएं रोज़ घट रही हैं। आपकी टीम कैसे पिक करती थी कि ये हमारे पास 20 केस हैं लेकिन हम इनमें से 5 पर काम आगे बढ़ाएंगे? और जब वो टॉपिक पिक हो जाता था, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये जयपुर का ही केस है, तो जब टॉपिक पिक हो जाता था फिर उस पर आगे क्या तरीका रहता था एक मुकम्मल टीवी सीरियल का एक एपिसोड तैयार करने का? और आपकी टीम में कौन कौन था? जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी बेसिक समझ ये कहती है कि यार इसमें तो एक ज़रूर उनके पास कोई 1-2 बढ़िया रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी रहे होंगे, लेकिन ये केस पुलिस तो बता नहीं सकती, एक पत्रकार भी रहा होगा। क्या ऐसा कोई एक बड़ी संपन्न टीम तैयार की थी आपने, टॉपिक सिलेक्शन से लेके उसके प्रोडक्शन तक? बहुत बड़ा टीम था। और सोर्स मटेरियल जो है, पहला रिपोर्ट जो आता था रिपोर्टर्स से आते थे जो क्राइम बीट करते हैं, क्राइम बीट। आपके संपर्क में ऐसे तमाम रिपोर्टर थे? ऑल ओवर इंडिया, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि हम लोग क्योंकि आप उनसे पूछते थे कि पिछले कुछ दिन की घटना बताओ? तो दे वर ऑन अ कंसल्टेंसी, तो उनको पता था कि कोई इंटरेस्टिंग क्राइम हो तो वो बता देते थे हमें। रेगुलर क्राइम वी डिड नॉट वांट, क्योंकि व्यूअर के लिए भी कुछ अलग होना चाहिए कि मर्डर हो रहा है लेकिन मर्डर के साथ साथ, जैसे केरला में एक केस है, एक सांप को इस्तेमाल किया गया था मारने के लिए। A husband poisoned the wife using a cobra, और so that was interesting। तो वो एक अलग केस है। तो इस तरीके का हम केस, उनको पता था, एक ब्रीफ दिया जाता था कि अभी हम इस तरीके का एपिसोड्स देख रहे हैं।
जैसे क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन हो गया, तो वो क्राइम अगेंस्ट वीमेन ढूंढते थे, रिपोर्टर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, हम पुलिस स्टेशंस जाते थे। और पहला होता था कि हम सब जुडिस केस नहीं करेंगे, कि लीगली दैट्स नॉट अलाउड और फंस जाएंगे। जो केसेस क्लोज्ड हो चुका है, सॉल्व्ड हो चुका है, हम वही केसेस के ऊपर काम करते थे। तो पूरा रिपोर्ट आता था, एफआईआर से लेके कोर्ट पेपर्स से लेके बैकग्राउंड जो भी है। अगर जो रिपोर्टर खुद ने केस क्रैक किया हो तो और डिटेल मिल जाता था हमें। तो हमारी टीम एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करता था कि और जो आप लोग के ये सब मदद कर रहे थे पत्रकार या अलग अलग लोग, आप उनको पे करते थे, सब व्यवहार में चल रहा था? ना 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 ना, इट वाज अ प्रोफेशनल। कोई वो प्यार के चक्कर में कोई नहीं था वो। इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। दे यूज्ड टू गेट पेड पर स्टोरी एंड फॉर रिसर्च, सो देयर वाज अ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑल्सो। फिर हमने वो स्टोरीज एक कंस्ट्रक्ट करते थे कि ये हुआ था और ये एंगल अच्छा है, ये अलग टाइप का क्राइम है, या ये सोच अलग है। और हम जाते थे चैनल के पास, चैनल को सुनाने, कि चैनल का भी एक टीम हुआ करता था, क्रिएटिव टीम, चैनल के उधर से जो शो मैनेज करता था। तो वो लोग सुनते थे कि हाँ ये स्टोरी अच्छा, ये सो आउट ऑफ सेट जब हम नरेट करते थे, सपोज 10 स्टोरी नरेट किए एक मीटिंग में, तो उनमें से 3 या 4 फिर गो अहेड मिलता था, और कि ये अच्छा है, इसको हम स्टोरी ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ऐसे करके। और फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग, फिर एक नरेशन होता था चैनल में कि सही तरीके से इंट्रीग जो हम कहते हैं, रहस्य जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, वो बरकरार है कि नहीं। क्योंकि एपिसोड हम एक जर्नलिस्ट के तौर से नहीं कर रहे हैं, एक ऑडियंस के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ब्रेक में सस्पेंस होना ज़रूरी है ना, ट्विस्ट ज़रूरी है। तो कैसे हम लिखते थे वैसे करके फिर प्रोडक्शन होता था, शूटिंग करते थे, फिर एडिटिंग होता था। तो एक एपिसोड का जो फ्रॉम डिस्कवरी टू टेलीकास्ट तो चलो बाद की बात है, टू डिलीवरी पकड़ लेते हैं कि एडिट करके फाइनल मास्टर जो है वो 16 से 18 से 20 दिन तक लगता था हर स्टोरी। सो देयर वाज साइमल्टेनियसली हम 10-12 स्टोरीज के साथ हम काम करते थे एक टाइम पे। और आपके पास पूल ऑफ एक्टर्स ये सब तो अवेलेबल पूल ऑफ एक्टर्स था जब आपकी स्क्रिप्ट फाइनल हुई तुरंत? हाँ, एडिटर्स वगैरह। एक टाइम पे मेरे जो जब हम एक ही प्रोड्यूसर थे सावधान इंडिया की एक टाइम पे, तो आई हैड 16 टीम्स ऑल अक्रॉस इंडिया। 16 टीम्स पूरे इंडिया में शूटिंग करते थे। कोई रायपुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई नोएडा में है, कोई चंडीगढ़, कोई मोहाली, जम्मू, मनाली। तो हर जगह 16 टीम्स थे। क्रिएटिव्स जो हैं, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, सब प्रोडक्शन टीम। और स्टोरीज़ बॉम्बे से जाता था, मुंबई से, और कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो जाता था, स्क्रिप्टिंग चला जाता था। फिर वो फुटेज आते थे मुंबई में, जहाँ पे 16 एडिट टीम्स फिर बैठ के एडिट करता था। तो इट वाज अ ह्यूज फैक्ट्री। दोनों के लिए आपने राइटिंग की है और दोनों से बतौर प्रोड्यूसर? सावधान इंडिया मैंने क्रिएट किया है और प्रोड्यूस भी किया है 1500 एपिसोड। क्रिएट करना मतलब फॉर्मेट जो है, सो अच्छा। जो शो क्रिएट करना तो मैंने क्रिएट किया था एक पार्टनर के साथ। और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल तो इंडिया की सबसे पुरानी क्राइम शो है, एक लैंडमार्क शो है वो। तो दैट आई प्रोड्यूस्ड एंड आई रोट। बट सावधान इंडिया आई क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड, रोट, डायरेक्टेड। तो जब हम आपसे बात करने वाले थे, ये मेरा सवाल नहीं, बस एक बीच में लाइटर नोट जोड़ दे रहा हूँ। हाँ जी। तो जो हमारे साथी हैं दीपक तेंगुरिया, हाँ जी, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया, आप उस पर क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ जी। उन्होंने बताया कि क्राइम पेट्रोल में पुलिस हमेशा सफल हो जाती थी, आखिरी में पुलिस हाँ जी केस को सॉल्व कर देती थी। लेकिन सावधान इंडिया में पुलिस अधिकतर मौक़ों पर ऐसा क्यों दिखाया गया कि लास्ट मोमेंट आके चूक गई?
क्या ये कोई पैटर्न था, क्या था? आप दीपक को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल दो डिफरेंट टाइप ऑफ शोज हैं। और दोनों के लिए लिखना किस तरह अलग था? क्राइम, ये लाइट क्राइम, नोट से इसको हाँ, एक सवाल की तरफ ले। क्राइम पेट्रोल जो है, जिसको हम कहते हैं पुलिस प्रोसीड्यूरल, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीरीज है। एक पुलिस कैसे वो केस सॉल्व करता है। सावधान इंडिया का टैगलाइन था, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। वो एक अंडरडॉग का स्टोरी था, जो विक्टिम खुद या विक्टिम, ये अंतर है दोनों शो में, विक्टिम या विक्टिम के फैमिलीज फाइट बैक करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो शहंशाह बन के जाके पुलिस के मदद से ही कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत विजिलेंटे भी है, लेकिन ये बहुत फासला है दोनों शोज में। क्राइम पेट्रोल इज मोर कट ड्राई टू द पॉइंट पुलिस। ये सावधान इंडिया ड्रामा है, थोड़ा सा सोपी है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशन है, उसमें ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी हाँ आपने मिली होगी। हाँ, थोड़ा सा वो फिक्शन भी होता था, सीन्स वगैरह थोड़ा सा, क्योंकि ड्रामेटाइज करना होता था, रूपांतर जो है वो। तो वेरी डिफरेंट शोज। और सावधान इंडिया क्लिक किया क्योंकि ये डिफरेंट था। हम दिखा रहे थे कि एक विक्टिम फाइट बैक कर रहे हैं। अगर आप बंद सिंह का स्टोरी ले लीजिए या जेसिका लाल की स्टोरी ले लीजिए, उनकी जो बहन जो फाइट की, और बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं, और या विक्टिम्स के फैमिलीज़ हैं जो फाइट किए हैं, फाइट बैक किया है। अक्कू यादव वाले केस जो है कोर्ट रूम में जो वो होता, तो दैट इज़ व्हाट इंडिया लाइक्ड। दर्शक को वो पसंद आया। तो 3-3.5 साल तक हम क्राइम पेट्रोल को बीट करते थे। वी वर द नंबर 1 क्राइम शो इन द कंट्री, क्योंकि ऑडियंस को कुछ नया मिल गया, तो वो जुड़ गए उस शो के साथ। उनको भी अच्छा लगा कि, और सीख अच्छा होता था। सावधान इंडिया में हम सीख बहुत अच्छे तरीके से देते थे। सुशांत सिंह जो है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखो इस पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये फंस गया, कैसे फंस गया। तो ये सब जो है, तो एक सीख मिलता था ऑडियंस को, जो बहुत पसंद आया। मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ जी। ये कि दोनों शोज़ ने अपने अपने स्तर पे लोगों को जागरूक करने का काम किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपकी भी जानकारी में आए होंगे और हमारी भी जानकारी में कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे आसपास के, इधर उधर के नहीं, दोस्तों के या घर परिवार में किसी के, जो लगातार 7 साल, 8 साल, 10 साल से क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया के दर्शक रहे हैं, और वो देख के वो क्राइम करते हैं। क्राइम करते हैं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो देखकर वो उनका दिमाग एक उस तरह से काम करने लगा है कि जैसे हमारी बेसिक समझ ये रहती है, और हमें ये सिखाया भी जाता है, चाहे साहित्य में भी और समाज में भी, कि जब भी आप पहली बार किसी से मिलें तो ये मान के मिलें कि फलाना आदमी अच्छा आदमी है। बाद में अगर आपके अनुभव अच्छे ना हो तो आप ये बोलें कि नहीं, मैंने इनको अच्छा माना था लेकिन मेरे एक्सपीरियंस इनसे ठीक नहीं रहे, तो अब मैं पुरानी राय को छोड़ रहा हूँ। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, ऐसा जनता कहती है, नहीं वो मैं कि ये शोज लगातार बिंज वॉच पे एक ऐसा इंप्रेशन आपके दिमाग में छोड़ देते हैं कि आप हर किसी से प्रथम दृष्टया पहली बार मिलने पर उसे एक नेगेटिव उससे ही देखने लगते हैं चश्मे से, कि या शक के चश्मे से। क्या ऐसी चीजें आप लोग के भी सुनने में आई? क्या साहब क्या शो बना दिया है कि 10 साल से देख रहे हैं और एक सब पे शक करने लगे? एक बुजुर्ग मनोदशा पे क्या असर रहा लोगों की इन दोनों शोज का? एक तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये मनोदशा जो है वो हम शक के नज़र से हम नहीं बोल रहे, वी आर जस्ट सेइंग कि बी केयरफुल। अभी ये जो इफ़ ही वॉज केयरफुल, वो मरता नहीं है ना, वो बह गया। दुष्यंत, एक लेडी मिली दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ साल पहले, तो ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने तो, आपके शो के चक्कर में मैं तो परेशान हो गया। तो मैं बोला क्या क्या हुआ आंटी? तो बोलते अरे अभी कोई भी आते हैं घर पे तो मैं बेटियां को मैं अंदर कर देती हूँ कि पता नहीं कौन किस नज़र से ये लोग देखेंगे या क्या सोचेंगे, जो भी है।
दैट इज अ गुड पॉइंट ऑल्सो, टू बी केयरफुल। बट खुद कह रही कि हाँ पता है आजकल मैं दरवाजे पे ना वो सेफ्टी लगा के ही मैं खोलती हूँ, मैं पूरा नहीं खोलती हूँ। सो देर इज अ सीख। ऑल वी आर सेइंग इज बी केयरफुल। समाज बिगड़ गया है। वो जब मैं बड़ा हो रहा था, मतलब रात के मेरा 9-10 बस बजे से 9-10 बजे तक हम बाहर खेलते थे। कोई परेशानी नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि भाई कोई उठा के ले जाएगा बच्चा। आज करके दिखाओ, 10 बजे दिखाओ कोई लड़की खेल रहा है सड़कों पे या मोहल्ले में, कैन शी डू इट? नो। बदल गया है। सो हमारा सोच विचार भी बदलना चाहिए। वो जो वंस अपॉन अ टाइम इन फेरी टेल वाला जो एक ज़िंदगी हम गुजर चुके हैं, वो परफेक्ट अब नहीं रहा। एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग बी केयरफुल, और कुछ नहीं। अगर मैं आपसे मिला और मैं सोच रहा ये बंदा सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, और आप बन गए एकदम 100% लवली पर्सन, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है। देन आई अंडर एस्टिमेटेड यू, बट आपने तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर कर दिया, तो वो हो गया कि खुश हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बंदा कितना अच्छा यार, इतना प्यारा है बंदा है, और फिर आपने कुछ कर दी तो इमेजिन द डिसअपॉइंटमेंट। तो पहले से ही जब जा रहे हो, फर्स्ट स्टेप बी केयरफुल। आप पैर कहाँ रख रहे हो? साफ जगह है, कीचड़ है, मिट्टी है या टाइल है, वो ध्यान से, बस वही। चलिए ऑन दैट नोट हम अपनी आज की बातचीत यहीं रोकते हैं, और जो मैसेज आप लोग अलग अलग सीरियल और बुक के माध्यम से देते आए हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हाँ जी, अपना ख्याल रखिए, और साथ में लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।